डिविडेंड। मेरा आपसे सवाल, डिविडेंड किसे कहते हैं? शेयर होल्डर्स को जब आप हिस्सा देते हैं तो उसको हम कहते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड की अगर हम बेसिक्स की बात करें, हर कंपनी के पास ये इंप्लाइड पावर है, यूं समझें ये बिल्ट इन पावर है, ये बुनियादी हक है। हर कंपनी की ये इंप्लाइड कहते हैं ऐसी चीज जो समझी जाएगी, जो सोची जाएगी। यानी आप हमेशा एज्यूम, मतलब इसको मैं कह सकता हूं दिस इज एज्यूम्ड। पता है ऑनलाइन क्लासेस का एक फायदा आपको और क्या हो रहा है? रेगुलर फिजिकल क्लास में टीचर सादा अल्फाज में बताता है और बोर्ड पे कोई डायग्राम से समझाता है, फिर लोग घर जाके किताब की इंग्लिश पढ़ते हैं और अगले दिन इंग्लिश के सवाल भी पूछते हैं। तो यहाँ टीचर आपको पढ़ा भी रहा है और साथ साथ आपको इंग्लिश वाले मामला भी बता रहा है, तो डबल डबल पैसे पूरे हो गए। आपको ज्यादा पैसे देने चाहिए इस क्लास के। ले जी, कंपनी हैज इंप्लाइड पावर। हर कंपनी के पास ये बुनियादी पावर है, उसका हक है, उसके पास ये ताकत है क्या, कि वो अपने प्रॉफिट्स को अगर चाहे तो वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए इस्तेमाल कर सकती है, अनलेस स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टेड बाय मेमोरेंडम या आर्टिकल। तो मेमोरेंडम या आर्टिकल में अगर किसी ने नहीं रोका तो एवरी कंपनी हैज द पावर कि वो अपने शेयर होल्डर्स में अपना प्रॉफिट डिवाइड कर सकती है। वो प्रॉफिट जो आप शेयर होल्डर में डिवाइड कर रहे हैं वो डिविडेंड है। जी, डिविडेंड की कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है, किताब ने भी इसको अपने तरफ से एक्सप्लेन की है, लेकिन ये कोई ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है। तो जस्ट आपने ये ध्यान में रखना है कि वो प्रॉफिट का हिस्सा जो मेंबर्स में बांटा जाता है वो डिविडेंड है। डिविडेंड क्या हो सकता है? डिविडेंड कैश में हो सकता है या लिस्टेड कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं, अगर आपके पास पड़े हुए। हमारी कंपनी ए, डिविडेंड का एक तरीका ये कि ये कैश देते अपने मेंबर्स को, यानी डिविडेंड पैसों की फॉर्म में देते। दूसरा तरीका ये है कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, इन्वेस्टमेंट इन एनी अदर लिस्टेड कंपनी, और हमारे पास बहुत सारे शेयर्स पड़े हुए हैं। हमारी कंपनी ने एक लिस्टेड कंपनी में फर्ज करें मिलियंस ऑफ शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो यहां पे आपको ये इजाजत है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट वाले शेयर्स में से कुछ अपने शेयर होल्डर्स को दे दें। फर्ज करें एनी अदर कंपनी थी, कंपनी बी। ये पॉइंट समझना बड़ा जरूरी है। एक कंपनी के पास डिविडेंड देने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर एक, पैसे दे दिए जाए मेंबर्स को, यानी कि शेयर होल्डर्स को। तरीका नंबर दो, ए हमारी कंपनी, हमारी वाली कंपनी, ये मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, हमारी कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए, वो कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए, किसी और लिस्टेड कंपनी। तो हमारी कंपनी ने किसी और लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, हम उन शेयर्स में से हमारी शेयर्स की बात नहीं हो रही, हम अपनी इन्वेस्टमेंट वाले शेयर्स में से कुछ उठा के अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पे दे सकते। ये पॉइंट जहन में रखना है। आप लोग अकाउंटिंग में जाके आगे पढ़ेंगे कि कंपनी अपने शेयर्स भी कभी कभी अपने मेंबर्स को देती है, लेकिन मैं इस वक्त अपने शेयर्स की बात नहीं कर रहा। कंपनी ए अपने शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स नहीं दे रही। कंपनी ए अपनी इन्वेस्टमेंट नामी एसेट, देखें जैसे कैश है, अब तक तो आप अकाउंटिंग में इतना पढ़ चुके हैं कि कैश एक एसेट होता है, इसी तरह से इन्वेस्टमेंट भी एक एसेट होता है। तो मेरी कंपनी के पास शेयर्स पड़े हुए हैं किसी के, या कैश पड़ा हुआ है, दोनों एसेट्स हैं। मैं चाहूं तो कैश दे दूं अपने मेंबर्स को, मेरी कंपनी चाहे तो, चाहूं तो अपना ये वाले एसेट में से यानी इस इन्वेस्टमेंट में से कुछ शेयर उठा के मेंबर्स को दे दूं। तो डिविडेंड विल बी आइदर इन कैश और इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी हेल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी। हमारी कंपनी के पास जो पड़े हुए हैं किसी दूसरी कंपनी के, हम वो बेच सकते हैं, वो दे सकते हैं डिविडेंड के तौर पे।
अपने देने की बात नहीं हो रही शेयर्स, ये जहन में रहे। हमारे अपने शेयर्स आप अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, वो बोनस शेयर्स कहलाते हैं, उसका लॉस से ताल्लुक नहीं है, वो आप अकाउंटिंग में पढ़ेंगे। तो इस वक्त हम या तो अपना पैसा देंगे या अपने पास रखे हुए दूसरी कंपनी के शेयर्स, बट ये शेयर्स लिस्टेड होने चाहिए। यानी ये ऐसे शेयर हो कि वो अब शेयर होल्डर चाहे तो इन शेयर्स को रख ले, चाहे तो शेयर्स को रख ले अपने पास या बेच दे। लिस्टेड कंपनी है ना, लिस्टेड कंपनी के शेयर आराम से बिक जाते हैं। तो ये उसकी मर्जी है कि शेयर अपने पास रखे या शेयर्स को बेच दे, हम उसको नहीं रोकेंगे। ये जो हमने इस वक्त पढ़ा है ना, ये इसको कहते हैं डिविडेंड इन काइंड, या इसको कहते हैं अदर देन कैश। तो हम अपने शेयर होल्डर्स को कैश में भी दे सकते हैं और इन काइंड भी दे सकते हैं। इन काइंड का मतलब होता है किसी और फॉर्म में, कैश के अलावा किसी और तरीके से। तो या कैश देने हैं आपने, या शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी जो आपके पास पड़े हुए हैं वो देने हैं। यहां तक बात हो गई कि डिविडेंड की क्या शक्ल होगी। तो ये सबसे पहले हमने देखा कि डिविडेंड जो है उसका बेसिक क्या वो है। फिर इसमें एक स्टेप आगे जाते हैं, डिविडेंड किस प्रॉफिट से दे सकते हैं और किस प्रॉफिट से नहीं दे सकते। सबसे पहले मैं आपको इसमें ये पॉइंट पहले बताऊंगा, फिर बाद में ये पॉइंट बताऊंगा। डिविडेंड आपने अनरियलाइज्ड गेन से नहीं देना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आपके पास एक प्लॉट पड़ा हुआ हो, आपने एक प्लॉट खरीदा, प्लॉट आपने खरीदा था 2 मिलियन का, 20 लाख का, और ये खरीदा था फर्ज करें 2018 में। 2020 में उस प्लॉट की मार्केट वैल्यू, ये तो कॉस्ट है आपकी, उस प्लॉट की मार्केट वैल्यू हो गई 3 मिलियन। तो अक्सर आप अपने कुलीग्स को बताएंगे, यार मैंने 2 साल पहले प्लॉट लिया था, मुझे 10 लाख का फायदा हो गया। फायदा, आपने खरीदा था 20 लाख का, मार्केट में इस वक्त प्लॉट की वैल्यू है 30 लाख। क्या ये प्रॉफिट आपको मिल गया है? नहीं, ये हमें नहीं मिला। तो कभी कभी क्या होता है कि कंपनी अपने अकाउंट्स में तो बताती है कि ये हमारा प्रॉफिट है, अपने अकाउंट से बता देती है कि जी इस वक्त हमारे जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू ये है। अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड कहते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट जो है उसको मार्केट वैल्यू पे दिखाना होता है। तो कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया होगा अपने अकाउंट्स में, ये वाला। ऐसे प्रॉफिट को हम कहते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट या गेन। तो अगर कभी भी हमने अपनी प्रॉपर्टी को रीमयर किया और उससे हमें कोई बेनिफिट नजर आया, डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड फ्रॉम अनरियलाइज्ड गेन अराइजिंग आउट ऑफ रीमयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। पहले 2018 में वैल्यू थी 20 लाख, जब आपने 2020 में दोबारा मय्यर किया तो आपको पता लगा कि 1 मिलियन का फायदा हुआ, जो आपने डायरेक्टली अपने प्रॉफिट में डाल दिया। इस प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं दे सकते। डिविडेंड देंगे उस प्रॉफिट से जो आपके हाथ में है, जो आपके पास पहुंच गया, जो आपको मिल गया। तो डिविडेंड रियलाइज हुए प्रॉफिट से दिया जाएगा, अनरियलाइज प्रॉफिट से नहीं दिया जाएगा। अब दूसरा सवाल, दूसरा सिनेरियो, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप लोग अकाउंटिंग में इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे फिक्स एसेट्स, तो और बड़ी क्लासों में जाएंगे तो इस्तेमाल करेंगे नॉन करंट एसेट्स। कंपनी को अपने एसेट बेचने से भी फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक मशीन खरीदी थी 4 मिलियन की, उसके बाद 2 सालों में उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग लग के उसकी जो करंट बुक वैल्यू है वो रह गई थी फर्ज करें 3.2 मिलियन। आपको ये मशीन बेचनी पड़ी और जब आपने इसको सेल किया तो वो बिकी 5 मिलियन की।
आपको 1.8 मिलियन का गेन हो गया, इसको हम कहते हैं गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या आसान अल्फाज में फिक्स एसेट्स। अगर ये कंपनी का मेन काम धंधा नहीं है तो आप अपने एसेट से बिकने से आने वाले गेन से डिविडेंड नहीं देंगे। डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बेसिक्स ये है कि डिविडेंड किस प्रॉफिट से दे सकते हैं, किससे नहीं दे सकते। तो डिविडेंड अनरियलाइज गेन से नहीं देना, ये तो बात हमें समझ आ गई। इवन जो हमारे फिक्स एसेट्स हैं, अगर उसको बेचने से हमारे पास कोई नफा आता है तो हम उससे डिविडेंड नहीं देंगे, वरना पता है क्या होगा, जिस भी साल लॉस होगा ना तो कंपनी के डायरेक्टर सोचेंगे यार मेंबर्स को खुश रखने के लिए क्या करें, तो शायद कोई बहुत सियाना डायरेक्टर का यार एक काम करो फलाना एसेट बेच देते हैं, उससे जो फायदा आएगा उससे डिविडेंड बांट देंगे। अगर ये आदत पड़ गई ना कंपनी को, तो कंपनी तो अपना सासे बेचना शुरू कर देगी। तो रूल ये है कि कंपनी को सेल ऑफ फिक्स एसेट से या किसी भी किस्म की कैपिटल नेचर के आइटम से, वो जो एसेट्स टाइप की चीजें होती हैं, उससे अगर कोई प्रॉफिट आया तो आप उससे डिविडेंड नहीं देंगे, एक्सेप्ट दो कंडीशंस हैं, दोनों को साथ जोड़ के पढ़ना है। अगर कंपनी का बिजनेस ही बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सच एसेट्स हो, कोई कंपनी अपने एसेट बेचने से आने वाले प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं देगी, लेकिन अगर एक कंपनी का बिजनेस ही यही है कि वो करते ही बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट्स है, भाई एक कंपनी है वो बेचती ही कंप्यूटर है, तो उसने कंप्यूटर खरीदे 4 मिलियन के, बेच दिए 5 मिलियन के, तो उसको तो 1 मिलियन प्रॉफिट हो गया। ये कंपनी अगर डिविडेंड देना चाहे दे सकती है, क्योंकि इसका काम ही एसेट्स की बाइंग एंड सेलिंग है। लेकिन एक कंपनी का काम हो, फॉर एग्जांपल कॉलेज, हमारे कॉलेज का काम है बच्चों को पढ़ाना, तो अगर बच्चों को पढ़ाना हमारा मेन काम है, तो ऐसे में बच्चों को पढ़ाने से आने वाले पैसे से तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल सकता है। लेकिन अगर कॉलेज कुर्सियां बेचे, एसी बेचे, बिल्डिंग बेचे और उससे कोई प्रॉफिट हो, इससे आप डिविडेंड नहीं दे सकते। तो डिविडेंड आप सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से नहीं देंगे, सिवाय इसके कि कंपनी का बिजनेस ही बाइंग एंड सेलिंग का हो, इस तरह के एसेट्स का। एंड यहाँ आईकेप की किताब में एक टेक्निकल एरर है, उन्होंने गलती से इस एंड को और समझा, हालांकि उसके ऊपर एससीसीपी का बड़ा स्ट्रॉन्ग सर्कुलर आया हुआ है कि यार क्या कर रहे हैं आप, यानी कि इसमें एंड है ये रिक्वायरमेंट। तो आईकेप की किताब अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ आप नोट कीजिएगा, उनकी एग्जाम्पल में एक मिस्टेक है, ये और नहीं है, ये एंड है, एंड यानी ये दोनों कंडीशंस जोड़ के इकट्ठे टुगेदर देखनी है। नंबर 1 कंपनी का बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग को, नंबर 2 उसने ऐसे प्रॉफिट्स और लॉसेस को आपस में एडजस्ट कर दिया हो, भाई उसको कुछ एसेट से प्रॉफिट हुआ, कुछ एसेट से 7 लाख का लॉस हुआ, तो जितना प्रॉफिट जितना लॉस है उसको नेट करके अगर फाइनली आपके पास गेन आया तो आप डिविडेंड दे सकते हैं। रूल दोबारा से सुन लें, कंपनी गेन ऑन सेल ऑफ एसेट से आने वाले पैसों से डिविडेंड नहीं देगी, लेकिन अगर उस कंपनी का बिजनेस ही बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट्स है और उसने अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को आपस में एडजस्ट कर दिया है, देन उस कंपनी को इजाजत है कि वो ऐसा कर सकती है। अब ऐसे में आखिरी और छोटी सी क्यूट सी बात, डिविडेंड पे कैसे होगा। डिविडेंड पे करने के ना 3 तरीके हैं, मैं आपको पहले 3 तरीके बता दूं फिर रूल बता दूं। डिविडेंड पे करने का एक तरीका इलेक्ट्रॉनिक, ये मैं इस वक्त डिविडेंड इन कैश की बात कर रहा हूं, जो डिविडेंड इन कैश है ना उसको पे करने के 3 तरीके हैं। एक तरीका इलेक्ट्रॉनिक मोड है, इसमें क्या होता है आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर देते हैं, कंपनी अपने बैंक अकाउंट से अपने तमाम शेयर होल्डर्स के अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली डायरेक्ट ट्रांसफर कर दे, एक तरीका। दूसरा तरीका वो चेक भेज दे, और जिन शेयर होल्डर्स को वो चेक भेजे वो शेयर होल्डर जाएं और बैंक में जमा कराते हैं। यानी अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैश डिविडेंड ऐसे आता होगा कि कंपनी के दरवाजे पे खटका हो और बाहर डाकिया आया हुआ और डाकिया के मुबारक को आपका डिविडेंड आया है और आप पैकेट खोले उसके हाथ में रखा हुआ और पैकेट में से नोटू और ठीपे निकल आए, तो ऐसा नहीं होगा। डिविडेंड इन कैश फिजिकली कभी भी नहीं दिया जाता।
ये फिजिकली इन कैश, एक्चुअल कैश नहीं दिया जाएगा। ये खतरनाक है, कैश में ट्रेवल नहीं किया जाएगा। फिर क्या होगा, एक तरीका आप इलेक्ट्रॉनिकली डायरेक्ट उसके बैंक के अंदर जमा करवा देंगे अपने शेयर होल्डर के। दूसरा तरीका, शेयर होल्डर के घर खटका हुआ, उसने दरवाजा खोला, चेक आया हुआ था जो उसके नाम पे क्रॉस हुआ था, उसके अलावा वो चेक लेके अपने बैंक चला गया और बैंक में जमा करा दिया। तीसरा तरीका, एक डॉक्यूमेंट होता है, उसका नाम होता है डिविडेंड वारंट। हमारे सिलेबस में उसको एक्सप्लेन नहीं किया, मैं सिर्फ आपको समझा देता हूँ। डिविडेंड वारंट एक कागज होता है जिसपे, फॉर एग्जांपल अगर मेरा एक शेयर होल्डर है, उसका बैंक अकाउंट ही कोई नहीं है बेचारे का, और मैंने उसे फिजिकल कैश भी नहीं भेजना, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं उसके नाम का डिविडेंड वारंट निकलवाऊंगा जिसपे लिखा होगा मुश्ताक अहमद साहब को 27,411 रुपए कैश मिलने हैं और ये इनका NIC नंबर है। मुश्ताक अहमद को एक कागज मिलेगा, उस कागज पे लिखा होगा आपका ये शनाख्ती कार्ड नंबर है, ये आपका नाम है, आपके नाम कंपनी का डिविडेंड आया है, और ये कागज कंपनी को दिखाओ और कंपनी से कैश ले जाओ। तो तीन तरीके हो गए। एक तरीका इलेक्ट्रॉनिक मोड, बैंक में जमा करा दें डायरेक्टली। दूसरा, उसको चेक दे दें, वो बैंक में जमा करा देगा। तीसरा, उसको डिविडेंड वारंट दे दें, वो कंपनी से आगे कैश खुद ही कलेक्ट कर लेगा। तो ये तीन तरीके से आप कैश वाला जो है वो डिविडेंड देते हैं। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है याद रखने वाली, वो ये है कि लिस्टेड कंपनी में सिर्फ ऑप्शन 1 अवेलेबल है। अदर कंपनियों में आपके पास तीनों ऑप्शंस है, लेकिन लिस्टेड कंपनी में आप सिर्फ बैंक में डाल सकते हैं। तो लिस्टेड कंपनी के पास अपने 100% शेयर होल्डर्स के बैंक अकाउंट नंबर होने चाहिए। मैंने इसीलिए डिविडेंड वारंट आपको समझा दिया कि ये असल डॉक्यूमेंट क्या है। तो आपसे कोई पूछे डिविडेंड कैसे दिया जाएगा, आप कहेंगे भाई डिविडेंड कैन बी पेड एट द ऑर्डर ऑफ शेयर होल्डर थ्रू या चेक या वारंट, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट हो गए। और दूसरा ऑप्शन क्या हुआ, यानी कि ये दो ऑप्शन हो गए, चेक और वारंट। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक मोड। लेकिन लिस्टेड कंपनी में ओनली बी पेड इलेक्ट्रॉनिक, लिस्टेड में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डिविडेंड दिया जाएगा। तो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड कौन से प्रॉफिट से दिया जा सकता है, कौन से नहीं दिया जा सकता, और डिविडेंड अगर कैश वाला हो तो उसकी पेमेंट किस तरह से होती है, ये तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने पढ़े, विच वाज बेसिक्स ऑफ डिविडेंड। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। नहीं जी, डिविडेंड में अगर डिले आ जाए, मैं आपको उस ब्लैक स्क्रीन की तरफ लेके चलूं, आपने घबराना नहीं है, अंधेरा। एक डिविडेंड की ना डिक्लेरेशन होती है, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। यूं समझें, डिविडेंड की एक अनाउंसमेंट होती है। जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट है ना, आपने उसके स्पेसिफिक डेज के अंदर अंदर डिविडेंड जमा कराना होता है, शेयर होल्डर को डिविडेंड पहुंचा देना होता है। ये स्पेसिफिक दिन कितने हैं, तो जब भी आप डिविडेंड अनाउंस करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, आपने उसके एक डेफिनेट दिनों के अंदर अंदर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पहुंचा देना होता है। क्योंकि जब आपने अनाउंस किया तो ये आपकी लायबिलिटी बन गई। जब आपने अनाउंस किया तो लोग जो है वो इसको सोचना शुरू कर देते हैं, अपनी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। हो सकता है एक बंदा, जैसे ही आप अनाउंस करें, एक बंदे ने आपके पास 10 लाख शेयर्स दिए हुए हों और आप डिफाइन करें कि जी अब हमारा 4 रुपए पर शेयर डिविडेंड है, तो उसको तो 40 लाख डिविडेंड मिलने वाला है। तो कोई पता नहीं, वो एक जगह जाए, एक डाउन पेमेंट करे एक मकान की, फर्ज करें 2 करोड़ का मकान है, और वो डाउन पेमेंट कर दे उनको 1 करोड़ की, और कहे कि 15 दिन बाद मेरे से 60 लाख ले लें, और तकरीबन 40 दिन बाद मेरे से मजीद 40 लाख ले लें। तो लोग क्या करते हैं, अपनी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। अब उसने अपना एग्रीमेंट किया और वो सारा कुछ वो हुआ, और ये आखिरी वाला 40 कंपनी की तरफ से लेट हो जाए, तो जाहिर है उस बंदे का तो अच्छा खासा सत्यानाश हो गया। या फर्ज करें एक बंदे को कंपनी से डिविडेंड आना है 2 लाख, और वो शख्स पता नहीं किस किस बंदे से कितना कितना उधार लेके बैठा हुआ है। तो एक दिन जाए वो अपने क्रेडिटर्स के मोहल्ले में, कौन से मोहल्ले में, क्रेडिटर्स के मोहल्ले में, और क्रेडिटर्स के मोहल्ले में जाके कहे
कि निकल के आओ तुम सब के सब लोग और लाइन से हाजिर हो यहाँ पे, मैं बार बार, मेरे पास टाइम नहीं है, बताओ तुम लोग अपने अपने नाम और अपनी पेबल अमाउंट बताओ। हाँ भाई मिस्टर ए तुम्हारे कितने देने हैं? 30,000। यार तुम भी छोटी सी अमाउंट के लिए तंग करते हो। तो बी तुम्हारे कितने? 10,000। यार अजीब गरीब लोग हो तुम भी। उन सबकी लिस्ट बनाए और पता लगे कि वो लिस्ट हो तकरीबन 1,90,000 की, और उन सबसे कहे भाई तुम्हारा भाई अब अमीर होने वाला है चंद दिनों में। यही वाले चौक में ठीक इतने दिन बाद मैं भी यहीं, तुम भी यहीं, यहीं खड़े होके तुम लोगों को दोबारा आवाज लगाऊंगा और हर बंदे के पैसे उसके मुंह पे देके मारूंगा। अभी इतने सारे डायलॉग मार के चला जाए और पता लगे कि कंपनी उसको डिविडेंड ही ना पहुंचाए टाइम से, तो फिर उस दिन ठीक उसी मोहल्ले में वही सारे लोग पकड़ के उसको छित्र मार रहे होंगे। तो रूल ये है कि व्हेन यू डिक्लेयर और अनाउंस द डिविडेंड, आपने फिर विथहोल्ड नहीं करना, आपने स्पेसिफिक दिनों के अंदर अंदर शेयर होल्डर को जमा करा देना। और अगर नहीं जमा कराएंगे तो लॉ को बड़ा गुस्सा आता है इस वाली बात पे। हम ये कहते हैं कि कंपनी का चीफ एग्जेक्टिव उसको सजा मिलेगी। चीफ एग्जेक्टिव अगर कंपनी ने डिविडेंड टाइम पे नहीं दिया, जो दिन स्पेसिफाई किए हुए ना एससीसीपी ने, तो चीफ एग्जेक्टिव को इस हरकत पे कि डिविडेंड अनाउंस होने के बाद लोगों तक नहीं पहुंचा, 50 लाख तक का, 5 मिलियन तक का फाइन हो सकता है, और 2 साल तक की कैद भी हो सकती है। तक की बात हो रही है, तक, यानी 2 या 2 से कम साल तक की कैद हो सकती है, 5 मिलियन या उससे कम का जुर्माना हो सकता है, और बोथ। तो यानी कि ये सजा है 5 to 5, जैसे 1 to 5 होता है ना, ऐसे 5 to 5। 5 मिलियन तक का फाइन, 2 साल तक की कैद, इन दोनों में ऑप्शन है, कोई एक भी मिल सकती है और दोनों के दोनों भी मिल सकती हैं, प्लस 5 साल का बैन लग जाएगा। 5 साल तक वो शख्स किसी भी कंपनी का ना डायरेक्टर बन सकेगा ना चीफ एग्जेक्टिव बन सकेगा। जिस शख्स ने इतनी नाअहली का मुजाहरा किया कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड अनाउंस होने के बाद भी जो एससीसीपी ने दिन बताए हुए थे उतने दिन तक अगर पैसे नहीं जमा कराए, तो लॉ को बड़ा गुस्सा है। उन्होंने कहा मिस्टर चीफ एग्जेक्टिव, तुमको 2 साल तक की कैद हो सकती है, 5 मिलियन तक का फाइन हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, प्लस एक ऑप्शन ये और दूसरी ऑप्शन, तुम 5 साल तक तुम्हें बैन लग जाएगा, तुम किसी कंपनी के डायरेक्टर चीफ एग्जेक्टिव नहीं बन सकते। इस पॉइंट पे लॉ को बहुत गुस्सा है। लेवल 1 2 3 पेनल्टियों को साइड पे करके वो डायरेक्ट आंखों में खेलना शुरू हो गया, 50 लाख तक की पेनल्टी। अगर विदहोल्ड करने की जेन्युइन रीजन हो तो बचत हो सकती है। यहाँ पे लॉ ने हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दी है। सर्कमस्टांसेस इन विच डिले इन पेमेंट शैल नॉट बी एन ऑफेंस। चीफ एग्जेक्टिव भाई, अगर जो डिक्लेरेशन का दिन था, वो जो अनाउंसमेंट का दिन था, अगर उसके 45 डेज के अंदर अंदर 45 डेज के अंदर अंदर डिक्लेरेशन के अगर कोई जेन्युइन रीजन लेके एससीसीपी के पास चला जाए, तो एससीसीपी उसको इजाजत दे सकती है, फिर उसको जुर्माना नहीं होगा, यानी ये ऑफेंस कंसिडर नहीं होगा। यानी अगर चीफ एग्जेक्टिव की तरफ से डिले पेमेंट्स गई हैं लोगों को, तो चीफ एग्जेक्टिव को जुर्माना नहीं होगा अगर इन 5 में से कोई एक रीजन साबित हो जाए। ये 5 रीजन क्या है? रीजन 1, ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, कोई कानून लागू था। लागू कैसे लिखेंगे? लागू, कोई कानून लागू था। फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड देने पहुंचे और पता लगा कि जी गवर्नमेंट ने फलाना कानून के तहत इस इलाके को सील किया कि इस इलाके में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, और बाहर से कोई खत अंदर नहीं आता और अंदर से कोई खत बाहर नहीं जाता। कोई भी कानूनी रीजन हो सकती है, गवर्नमेंट का स्टे ऑर्डर हो सकता है, अदालत का मुकदमा हो सकता है। अगर हमारी तरफ से डिविडेंड देने की कोशिश हुई लेकिन किसी कानून की वजह से हम डिविडेंड नहीं दे सके, तो यस ये एक जेन्युइन रीजन है, हमें रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अच्छा, हमने शेयर होल्डर को डिविडेंड जो देना है वो हमने वारंट देना होता है या चेक वगैरह देना होता है, या तो उसके बैंक अकाउंट में डालते हैं, या इस तरह से कभी कभी शेयर होल्डर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि यार देखो मैं मेरा एरिया चेंज हो गया, मेरा एड्रेस पुराना हो गया, अब मैं आजकल एक हॉस्टल में रहता हूँ, तो मेरे घर डिविडेंड मत देना, मेरे घर वालों को पता लग जाएगा, और हॉस्टल में तो बिल्कुल भी मत आना, मेरे दोस्तों को पता लग जाएगा, मेरे से पार्टी ले लेंगे। तो एक काम कर देना, 2 दिन बाद एक अंधेरी रात में एक अंधेरी गली में किनारे पे रात
12:30 से 1 के दरमियान पुरानी हवेली के किनारे पे रखे हुए काले डस्टबिन के पास वाली जगह पर खामोशी से एक नीले छापर में पैसे डाल के रख देना, मैं आके उठा लूंगा। अगेन मतलब ये तो एक फन टाइम था। कहने का मतलब है कि शेयर होल्डर कभी-कभी कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो कंपनी फॉलो नहीं कर पाती। अब कंपनी की प्राइम जिम्मेदारी थी उस बंदे के घर पे भेजना या उस बंदे को ट्रांसफर करना। अगर शेयर होल्डर ने कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन दी है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड जिस इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया जा सका या फॉलो हो नहीं सकती वो, तो फिर कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर लेट हो गया तो उस बंदे की उस हरकत की वजह से लेट हुआ जिसमें उसने अजीबोगरीब सा मैकेनिज्म बताया था। तो अगर शेयर होल्डर पेमेंट से रिलेटेड कोई आपको तरीका बताया और वो फॉलो ना हो सकता हो तो फिर कंपनी के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। कंपनी अगर डिले भी हो जाए उस बंदे की हरकत की वजह से तो हमें कुछ नहीं कहा जाएगा। तो शेयर होल्डर ने कोई खास इंस्ट्रक्शन दी थी। तीसरा, अगर कोई डिस्प्यूट हो डिविडेंड के राइट में, दो भाई हैं, टू ब्रदर्स, उनका आपस में ऑलरेडी डिस्प्यूट है। फादर की डेथ के बाद दोनों का मानना है कि इन शेयर्स पे मेरा राइट है। दोनों के दोनों लड़ रहे हैं, दोनों का केस अदालत में चल रहा है, दोनों एक दूसरे का गिरबान पकड़ के बैठे हुए हैं कि अचानक से बेल बजती है। वो बाहर दरवाजा खोल के देखते हैं तो एक डाकिया कहता है मुबारक को, आप लोगों का 5 लाख का डिविडेंड आया है। तो पहले ही वो शेयर्स पे लड़ रहे थे, अब डिविडेंड पे तो एक दूसरे का कत्ल कर देंगे। तो ऐसे में अगर कंपनी को ये पता हो कि डिविडेंड रिसीव करने के राइट में डिस्प्यूट है, दो बंदों का आपस में मुकदमा चल रहा है, एक बंदा कहता है ये शेयर मेरे हैं, दूसरा कहता है ये शेयर मेरे हैं, और ये मामला कुछ लीगल तनाजुर में है, तो यस, ऐसे में कंपनी को ये रिलैक्सेशन है कि जब तक उनका मसला हल नहीं हो जाता कंपनी डिविडेंड रोक सकती है। फिर कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड विथहोल्ड कर सकती है अगेंस्ट एनी सम रिकवरेबल फ्रॉम शेयर होल्डर। शेयर होल्डर ने कंपनी के पैसे देने हैं, कंपनी ने उसका डिविडेंड देना है, तो कंपनी उसका डिविडेंड होल्ड कर सकती है अगर उस बंदे की पेमेंट कंपनी ने रिकवर करनी हो सकता है वो कंपनी का इन्वेस्टमेंट का रजिस्टर देखने आया हो और फिर उसने कहा मुझे फोटोकॉपी चाहिए, कंपनी ने कहा 200 रुपए, उसने कहा अच्छा चलें ये दे, मैं बाहर से छुट्टा करा के लेके आता हूँ, और बाहर गया और उसके बाद दोबारा कभी वापस नहीं आया। अब फर्ज करें कंपनी ने उसका डिविडेंड देना है, तो अब कंपनी इस वक्त होल्ड कर सकती है, उसको तंग कर सकती है और उसको कह सकती है जी चक्कर लगाओ, पहले अपनी अमाउंट एडजस्ट कराओ और फिर बाकी अमाउंट लेके जाना। तो डिविडेंड होल्ड किया जा सकता है ऐसे बंदे का जिसने कंपनी के पैसे देने हो। मैं ये नहीं कहता कि आप उसको बकाया नहीं देंगे, लेकिन उसका डिविडेंड अगर लेट भी पहुंचे तो कंपनी का कोई कसूर नहीं। और जब लॉ 4 बातें बता देता है तो एंड पे वो लिखता है जिससे मुझे बड़ा गुस्सा आता है, एनी अदर रीजन। अगर डिविडेंड की नॉन पेमेंट या नॉन पोस्टिंग ऑफ वारंट वाज नॉट ड्यू टू एनी डिफॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ कंपनी, उन्होंने कहा ऊपर की 4 के अलावा भी अगर कोई ऐसा मामला हो जिसमें कंपनी का कसूर नहीं था। फॉर एग्जांपल एक चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो पहुंचे एससीसीपी के पास, उनसे कहा कि बोला गजब हो गया, मैं डिविडेंड टाइम से नहीं दे सका, हुन की होना है। उन्होंने कहा भाई हुन ते जुर्माना पाऊ, हुन ते जेल जाना हऊ तो जुर्माना पाऊ। उसने कहा सर किबला है, क्या बात करते हैं आप, तो जो है ना मतलब आप को कर्म करें, कोई नवाजिश करें। एससीसीपी कहेगा अच्छा कोई रीजन दो, क्या उन 4 में से कोई रीजन है? उसने कहा सर उन 4 का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास कुछ भारी रीजन है आपके लिए। तो हो सकता है चीफ एग्जीक्यूटिव एक भारी सी रीजन दे, समझते हैं ना भारी सी रीजन। तो अगर कोई भी भारी सी रीजन उन 4 के अलावा भी दे दी जाए और एससीसीपी अगर मान जाए बादल ना ख्वास्ता, तो भी चीफ एग्जीक्यूटिव को आजादी मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, इसको जुर्माना नहीं होगा। यानी लॉ ने थोड़ा सा मार्जिन रखा हुआ है बीच में कि देखो कुछ ना समझ आए तो हमारे पास आ जाना, हम बता देंगे कि क्या होता है। यानी कि अगर ये एनी अदर रीजन ना कहते तो मैं शक ना करता इनके ऊपर, लेकिन इन्होंने जो बात कर दी है उसके बाद जो है ना मुझे शक जरूर होता है। इवन लॉ ये भी कहता है कि एससीसीपी ना कुछ डॉक्यूमेंट्स भी स्पेसिफाई कर सकता है कि अगर शेयर होल्डर ये डॉक्यूमेंट ना जमा कराए आप डिविडेंड विथहोल्ड कर लें। भाई डिविडेंड अगर कैश में दिया जा रहा हो तो हो सकता है एससीसीपी कह दे कि लोगों का एनआईसी अगर आपके पास कॉपी ना हो तो आप डिविडेंड नहीं देंगे। तो इन 5 के अलावा कोई रीजन एससीसीपी भी बता सकता है जिसकी वजह से डिविडेंड टाइम पे पे ना हो। तो ये 5 रीजंस ऐसी हैं जिसमें आपको एग्जम्पशन मिल जाती है। डिविडेंड का लेट मिलना या ना मिलना चीफ एग्जीक्यूटिव को जुर्माना नहीं करता, बाकी केसेस में चीफ एग्जीक्यूटिव फंस जाता है। और
ये आपने डिक्लेरेशन के 45 दिन में बताना होता है। डिक्लेरेशन यानी अनाउंसमेंट, ये क्या होती है अभी मैंने इसके ऊपर बात करनी है डिटेल। अब डिविडेंड और डिविडेंड के अंदर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन, डिक्लेरेशन, बड़े ध्यान से सुनना है इस यूनिट की वाहिद टेक्निकल चीज। डिविडेंड होता है दो तरह का, फाइनल डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड वो होता है जो एंड ऑफ ईयर पे होता है। इंटरम होता है जो साल के दरमियान में होता है। कभी कभी साल के बीच में डायरेक्टर्स को लगता है कि इस वक्त अगर हम डिविडेंड अनाउंस कर देंगे तो इससे सारे लोग खुश हो जाएंगे और उनको बड़ा फायदा हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर डिविडेंड साल के एंड पे होता है। साल के एंड पे एक बड़ी मीटिंग होती है, उसका नाम याद है किसी को? साल के एंड पे जो एजीएम मीटिंग होती है वो। अब जरा सुने फाइनल डिविडेंड के साथ होता क्या है। फाइनल डिविडेंड इनिशियली फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रपोज करते हैं यानी कि रिकमेंड करते हैं, मशवरा देते हैं डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं, वो कहते हैं जी हमारा ख्याल ये है कि कंपनी को फर्ज करें 22 मिलियन का डिविडेंड देना चाहिए। डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे फर्स्ट फेज में। डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे, मेंबर्स को जब एजीएम का नोटिस भेजते हैं ना तो उसमें बताते हैं कि हम डायरेक्टर्स का ख्याल है कि 22 मिलियन डिविडेंड होना चाहिए। बट सेकंड स्टेप में एजीएम होती है, एजीएम में मेंबर्स ने फाइनल करना होता है। लॉ ने मेंबर्स को बड़ी मजे की इजाजत दी है। वो कहते हैं मेंबर्स डायरेक्टर का रिकमेंड किया हुआ डिविडेंड चाहे तो कम कर सकते हैं। मेंबर्स को लॉ ने बहुत खुली इजाजत दी है, उन्होंने कहा अगर चाहे तो कम कर सकते हैं। चेक करें मेंबर्स को इजाजत कितनी कमाल मिली है। यानी डायरेक्टर्स का रिकमेंडेड डिविडेंड अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आप कम कर सकते हैं, लेकिन कम लग रहा है तो ज्यादा नहीं कर सकते। तो फाइनल डिविडेंड का स्टेप 1 है कि डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं और देन मेंबर्स अप्रूव करते हैं। मेंबर रिड्यूस कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंक्रीज नहीं कर सकते। जो बेचारों की ख्वाहिश की चीज थी वो उनको मना करती। तो जिस दिन एजीएम में मेंबर्स उसको ओके कर देंगे, अप्रूव कर देंगे, वो दिन बन जाएगा डेट ऑफ डिक्लेरेशन यानी डेट ऑफ अनाउंसमेंट। तो फाइनल डिविडेंड की कहानी, डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं और मेंबर्स अप्रूव करते हैं। डायरेक्टर्स का रिकमेंड किया हुआ डिविडेंड मेंबर्स कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। सेम को अप्रूव कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। तो ये फाइनल डिविडेंड। तो फाइनल डिविडेंड में फाइनल फैसला होता है एजीएम में। एजीएम में पहले से ही डायरेक्टर की तरफ से एक अमाउंट मशवरा दिया गया होता है कि हम चाहते हैं ये अमाउंट हो। मेंबर या तो उसी अमाउंट को मनोअन मान लेते हैं या उसको कम करना चाहे तो वो कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। फाइनल डिविडेंड के केस में फाइनल डिविडेंड कौन सा है? जो एंड ऑफ ईयर पे आता है। अगर वो रिजेक्ट भी करना चाहे तो वो 100% रिजेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, उनको कोई रुकावट नहीं है, कोई उनको मना नहीं करेगा। रिजेक्ट करने का क्या मतलब है? रिजेक्ट करने का मतलब है कि उन्होंने कह दिया कि नहीं इस दफा हमें डिविडेंड नहीं चाहिए, ये पैसा उठा के कंपनी के रिजर्व में लगाएं, कंपनी को जरूरत है। तो मेंबर्स को अगर लगे कि इस वक्त इस पैसे को बाहर निकालने से फायदा नहीं है, कंपनी में ही इन्वेस्ट होना चाहिए, तो जिनकी कंपनी है, जो मेंबर्स हैं, जिनको डिविडेंड मिलना है, अगर वही मान जाते हैं तो और क्या चाहिए। तो डायरेक्टर सिचुएशन के हिसाब से एक डिविडेंड का मशवरा देंगे कि हमारे ख्याल में इतना होना चाहिए, और मेंबर उसको मान सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। तो यहाँ लॉ ने बड़ी फंसी हुई सी इजाजत दी है मेंबर्स को, एक ऐसी चीज की इजाजत दी है जिसपे वैसे वो कभी भी शौक से नहीं मानेंगे। मेंबर हमेशा चाहेंगे कि डिविडेंड ज्यादा हो, लेकिन अगर मेंबर को हमने कह दिया ना ज्यादा कर सकते हो, तो मेंबर हर दफा 100% प्रॉफिट डिविडेंड में ले लिया करेंगे। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कंपनी के रिजर्व में पैसे जाएं और कंपनी कुछ एसेट्स बनाए। तो लॉ ने मेंबर्स को दरमियानी सी इजाजत दे दी है, फंसी हुई सी इजाजत। अब आता है दूसरा वाला डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड क्या होता है? साल के दरमियान कभी भी, कभी कभी डायरेक्टर्स को ड्यूरिंग द ईयर ऐसा लगता है कि कंपनी के अच्छे प्रॉफिट जा रहे हैं, लेकिन मेंबर्स को तो हम साल के एंड पे ही बताएंगे कि क्या हुआ। तो इस वक्त मेंबर्स को मोटिवेट करने के लिए दरमियान में डिविडेंड दे देते हैं। तो इस डिविडेंड में एक ही स्टेप होता है, विच इज दिस इज रिकमेंडेड एंड अप्रूव्ड बाय डायरेक्टर्स।
ऊपर वाला स्टेप 1 में डायरेक्टर रिकमेंड करते थे और स्टेप 2 में मेंबर्स अप्रूव करते थे, लेकिन ये रिकमेंड और अप्रूव दोनों ही डायरेक्टर्स के थ्रू होगा और मेंबर्स का कोई रोल नहीं। तो जब डायरेक्टर्स के थ्रू होगा तो इसकी डिक्लेरेशन की डेट काउंट होगी डायरेक्टर्स की मीटिंग। जिस दिन डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है वो दिन काउंट होगा। कोशिश करें मेरे साथ साथ चलें, बाकी इंग्लिश पढ़ेंगे जो सामने लिखी हुई है तो परेशान होंगे, पहले मेरी बात सुन लें। साल के बीच में डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे, तो जिस दिन डायरेक्टर्स ने अपनी मीटिंग में इकट्ठे होकर कहा होगा कि इतना डिविडेंड है, वो दिन काउंट होगा डेट ऑफ डिक्लेरेशन और वहां से गिनती शुरू होगी डिविडेंड की पेमेंट की। फिर इसमें कॉन्सेप्ट होता है, हमने कहा डायरेक्टर प्रपोज और पे कर सकते हैं इंटरिम डिविडेंड बिफोर एंड ऑफ ईयर, साल के दरमियान में कभी भी, और कब पे होगा, सच नंबर ऑफ डेज एज मे बी स्पेसिफाइड, डिक्लेरेशन के उतने दिनों में जो एससीसीपी बता दे। अब सवाल ये है कि डिक्लेरेशन किस दिन होगी। नॉर्मल रूल ये है कि डिक्लेरेशन होगी डायरेक्टर्स की मीटिंग के दिन, अगर बुक्स क्लोज नहीं हुई। ये बुक्स क्लोज की क्या कहानी है? बुक क्लोज, देखिए जो फाइनल डिविडेंड है ना, हर किसी को पता है कि साल के एंड पे मिलना है, तो साल के एंड पे जो भी शेयर्स खरीदता है फिर उनको बेचता नहीं है ताकि उसको डिविडेंड मिल जाए। लेकिन जो इंटरिम डिविडेंड है ना, वो मिलना होता है दरमियान में। जब वो दरमियान में मिलना है तो वहां पे एक बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि एक शेयर होल्डर अगर अभी शेयर बेचे और 2 दिन बाद डिविडेंड आ जाए तो वो तो बड़ा दुखी होगा। तो कंपनी कई दफा क्या करती है, अनाउंस कर देती है बुक क्लोजर। फॉर एग्जाम्पल 23 जून को वो ये अनाउंस कर दें कि हम लोग 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक अपनी बुक्स बंद कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 जुलाई से 10 जुलाई तक अगर हमारे पास कोई नया शेयर होल्डर भी आया तो हम उसको 10 जुलाई के बाद रिकॉर्ड करेंगे, इस दौरान रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इस दौरान हम अपने डिविडेंड की पेमेंट कर रहे हैं, तो हम हर उस शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे जो बुक क्लोजर के स्टार्टिंग डे पे, स्टार्टिंग डे या कमेंसमेंट डे, तो जो बुक क्लोजर के स्टार्टिंग या कमेंसमेंट डे पे हमारा मेंबर होगा हम उसको डिविडेंड देंगे। दोबारा सुन लें, कभी कभी कंपनी इश्यूज को अवॉइड करने के लिए शेयर होल्डर्स को बुक क्लोजर का दिन बता देती है। वो कह देती है कि हम अपनी बुक्स फलाना दिन से फलाना दिन तक बंद रखेंगे। अगर कंपनी ने ऐसी कोई अनाउंसमेंट की है तो जिस दिन वो बुक्स को क्लोज करने लगे, जिस दिन उनका स्टार्ट डे है बुक क्लोजर का, वहां से गिनती शुरू हो जाएगी और इसको मैं कहूंगा कि ये डेट ऑफ डिक्लेरेशन है। बुक्स क्यों बंद करते हैं? डिविडेंड की कैलकुलेशन करने के लिए और फिर देखने के लिए कि डिविडेंड पे किस किस को करना है। भाई अगर मैं बुक्स बंद ना करूं तो अभी मैं डिविडेंड की कैलकुलेशन करके हटाऊंगा सुबह के वक्त, शाम तक पता लगेगा 6 मेंबर चले गए और 2 नए मेंबर आ गए। फिर मैं दोबारा कैलकुलेशन रिवाइज करूंगा, पता लगेगा 3 और आ गए, 4 चले गए। तो कंपनी कभी कभी तंग आके एक कुछ डेज डिफाइन कर देती है कि इस दौरान हमारी बुक्स बंद है, इस दौरान हम किसी नए मेंबर को एंटर नहीं करेंगे, जो मेंबर पहले दिन हमारे पास मौजूद होगा उसको डिविडेंड मिलेगा, और अनाउंसमेंट थोड़ा पहले कर देते हैं। इस चीज को कहते हैं बुक क्लोजर। अब पीछे जाके देखते हैं डिविडेंड के केस में रेगुलर रूल है ये वाला। अगर बुक क्लोजर नहीं है ना, अगर बुक क्लोजर का डिसीजन, अब इफ बुक्स वर नॉट क्लोज, तो फिर क्या होगा, जिस दिन डायरेक्टर ने डिसाइड किया होगा कितना डिविडेंड, वही डेट ऑफ डिक्लेरेशन है। यानी अगर मैं मैप बनाने की कोशिश करूं, मैप बनाने की कोशिश करते हैं, हमें चाहिए डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड होता है दो तरह का, एक होता है फाइनल डिविडेंड, एक होता है इंटरिम डिविडेंड। जो फाइनल डिविडेंड होता है
वो रिकमेंड करते हैं डायरेक्टर्स बट अप्रूव करते हैं मेंबर्स। और मेंबर्स उसको कब अप्रूव करते हैं? मेंबर्स उसको अप्रूव करते हैं एजीएम पे, एनुअल जनरल मीटिंग। अगर मैं इंटरिम डिविडेंड की बात करूं तो इंटरिम डिविडेंड की कहानी यह है कि इसको रिकमेंड भी डायरेक्टर्स करते हैं और अप्रूव भी डायरेक्टर्स करते हैं। बट इसमें दो सिचुएशंस हो सकती हैं। नो बुक क्लोजर और बुक क्लोजर। तो अगर कोई बुक क्लोजर नहीं है तो डेट ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, जिस दिन डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि हम डिविडेंड देंगे, वो माना जाएगा डेट ऑफ डिक्लेरेशन। और अगर बुक क्लोजर है तो कमेंसमेंट यानी कि स्टार्टिंग डेट ऑफ बुक क्लोजर, जिस दौरान हमारी बुक्स बंद है उसका जो पहला दिन है वो कहलाएगा डेट ऑफ डिक्लेरेशन। तो अब अगर आपसे को पूछे कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन क्या होती है तो आप कहेंगे फाइनल डिविडेंड के केस में डेट ऑफ एजीएम को कहते हैं। इंटरिम के केस में नो बुक क्लोजर हो तो डेट ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, और अगर बुक क्लोजर हो तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ, इसको कहेंगे डेट ऑफ डिक्लेरेशन। यहां से गिनती शुरू होगी। इसके बाद उन खास दिनों में चीफ एग्जीक्यूटिव को डिविडेंड पहुंचाना होगा, नहीं पहुंचाएगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा कि तुमने क्या किया है, क्यों नहीं पहुंचा सके तुम डिविडेंड। और इसी डेट के, ये जो डेट ऑफ डिक्लेरेशन है जिसको मैंने पीछे आसान अल्फाज में कहा था डेट ऑफ अनाउंसमेंट, इसी के 45 दिनों के अंदर अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव बहाना लेके पहुंच सकता है उनके पास कि ये हुआ था। पावर टू क्लोज रजिस्टर। हर कंपनी के पास ये ऑप्शन है कि वो कम से कम 7 दिन पहले नोटिस देके अपनी बुक्स को क्लोज कर सकते। बुक्स क्लोज करने से क्या मुराद है? कंपनी में हर वक्त कॉर्पोरेट एक्शंस चल रहे होते हैं, कंपनी नोटिस इश्यू कर रही है, बोनस शेयर दे रही है, राइट शेयर दे रही है। अब ऐसे में मैंने अगर आज शेयर्स खरीदे हैं और मैं कंपनी को अप्लाई करता हूँ कि ये मेरे नाम पे शिफ्ट कर दें, तो मेरे नाम पे शिफ्ट होने से पहले जिसके नाम पे शेयर्स थे उस डेट का जो भी एक्शन होगा कंपनी मेंबर रजिस्टर खोलेगी, जिसका नाम लिखा होगा उसको ट्रांसफर कर देगी। तो फिर कभी कभी कंपनी इंपॉर्टेंट डेज के आसपास बुक क्लोजर अनाउंस कर देती है। ये फर्ज करेंगे हमारा डिविडेंड आ रहा है तो कंपनी ने पहले से बता दिया कि हम उस वक्त से लेके उस वक्त तक, हम 22 मई से लेके 31 मई तक अपनी बुक्स बंद रखेंगे। तो जो 22 मई को हमारे रजिस्टर में आ रहा होगा हम उसको डिविडेंड देंगे। कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटेशन मेंबर्स को वक्तन फवक्तन साल में 2-3 दफा 4-5 दफा व्हाट्सएवर नोटिस देके बुक्स बंद कर सकती है। याद रहे कि पूरे साल में आपने 30 दिन से ज्यादा का बुक क्लोजर नहीं करना। हाँ, इसमें फर्दर अगर आपको जरूरत पेश आए तो ऐसी सीपी कंपनी की एप्लीकेशन पे आपको मजीद 15 दिन दे सकते हैं। अदरवाइज 30 डेज तक का मैक्सिमम आप बुक क्लोजर पूरे साल में कर सकते हैं। कम से कम 7 दिन का नोटिस देंगे। लिस्टेड कंपनी के केस में अखबार में भी उस बुक क्लोजर का नोटिस आएगा, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के पूरे पाकिस्तान में मैसिव तरीके से लोग फैले हुए हैं, तो पूरे पाकिस्तान में वाइड सर्कुलेशन रखने वाले एक इंग्लिश और एक उर्दू न्यूज़पेपर में आप उसको ऐड करें। बुक क्लोजर के दौरान होने वाले जितने भी ट्रांसफर्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे बुक क्लोजर खत्म होने, यानी कि बुक क्लोजर के स्टार्ट पे जिन मेंबर्स का नाम हमारे पास लिखा आ रहा है उन्हीं को डिविडेंड्स मिलेंगे, उन्हीं को वो सारे राइट्स मिलेंगे जो उस दौरान हम अवेलेबल करना चाह रहे हैं। तो बुक क्लोजर मींस एक खास टाइम डिफाइन कर दिया जाए जिसमें आप अपने बुक्स को रोक दें, बंद कर दें। उस वक्त जो जो भी ट्रांसफर की रिक्वेस्ट आए आप उसको साइड पे रख लें और जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उन्हीं को के साथ वो सारी कार्रवाई करें। वरना क्या होता है, कंपनी अभी राइट लेटर बना के फ्री हुई होगी, पता लगेगा 15 और मेंबर्स आ गए रजिस्टर में, फिर उनके ऊपर वर्किंग करेगी, फिर खिचड़ी। तो एक कट ऑफ टाइम डिफाइन कर दिया, बुक क्लोजर, बुक्स बंद कर दी और उस दौरान की प्रोसेसिंग को बाद में एग्जीक्यूट किया जब बुक क्लोजर का पीरियड खत्म हो गया। तो हमने यही बात की कि जो 7 दिन वाला टाइम है ना, कोई भी मेंबर रजिस्टर की कॉपी ले सकता है, तो 7 दिन, लेकिन बुक क्लोजर वाले दिन काउंट नहीं कर रहे हैं। अगर किसी बुक क्लोजर आ गया तो हम उसको कहेंगे कि भाईजान भी आप रुक जाएं, बुक क्लोजर चल रहा है, बुक क्लोजर के बाद ही गिनती